सिर्फ शक्ति है। अ, सिर्फ ऊर्जा है। मैं रिपीट करता हूं, हमने कल देखा कि जो मूल प्रकृति है वो ऊर्जा है, शक्ति है, एनर्जी है। और जो प्रकृति है वो भी ऊर्जा है, शक्ति है, एनर्जी है। फर्क क्या है? फर्क है उसके एनर्जी के, बोल लीजिए, ओवरऑल साइज में, और उसके एक एक कण में। मूल प्रकृति में जो ऊर्जा है वो बहुत ही छोटी 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 ऊर्जाएं हैं। एक कंटिन्यूअस ऊर्जा नहीं है, छोटी छोटी बहुत सारे। जैसे सागर के किनारे जो तट होता है, मान लीजिए रेत का है, तो उसमें रेत के कई दाने होते हैं, लेकिन ओवरऑल वो पूरा का पूरा एक बीच की तरह दिखता है। तो मूल प्रकृति भी वैसे ही है, उसमें छोटे 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 बहुत एनर्जी के पैकेट्स हैं, बहुत एनर्जी के, आप बोल लीजिए, पार्टिकल्स हैं, बहुत एनर्जी के। हम्म, आप बोल लीजिए कि वेव्स हैं। जैसे एक एक समुद्र होता है, समुद्र में बहुत सारी लहरें होती हैं, तो वो कई लहरों से समुद्र बनता है। वो ओशन जो हमको दिखता है वो लहरों के कारण उस प्रकार का दिखता है। तो अब ये मूल प्रकृति जो है, इसको आप लहरों का समूह बोल सकते हैं, ऊर्जा की लहरों का समूह। समुद्र की जो लहरें रहती हैं उसमें ऊर्जा रहती है, उसमें ताकत रहती है, वो आके हमको मारती है और फिर वापस भी जाती है, फिर वापस आती है। उसमें मूवमेंट है, उसमें एनर्जी है, उसमें एक्शन है। उसी प्रकार से मूल प्रकृति में भी जो एनर्जी है वो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन उसमें एक्शन है, उसमें मूवमेंट है। और जब वो बढ़ना चालू होती है, सृष्टि बनाती है, पुरुष के आने के बाद, चेतना के आने के बाद, जब चेतना और मूल प्रकृति आपस में मिलन करते हैं, संयोग करते हैं, संयोग करते हैं, एक साथ होते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो वहां कुछ रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन है प्रकृति का शुरू होना, प्रकृति का निर्माण होना, प्रकृति का पैदा होना। तो मूल प्रकृति पैदा करती है। सबसे पहले बुद्धि को पैदा करती है। बुद्धि भी पैदा करती है आगे, बुद्धि रुकती नहीं है। बुद्धि आगे अहंकार को पैदा करती है। अहंकार भी पैदा होता है और पैदा करता है। अहंकार अ, बहुत कुछ पैदा करता है। पहले वस्तु पैदा करता है, फिर वस्तु को देखने के लिए इंद्रियां पैदा करता है। ये प्राइमरीली दो काम है अहंकार का: वस्तु पैदा करना, मैटर क्रिएट करना, दुनिया बनाना हमारी, और फिर उस दुनिया को देखने लायक हमको बनाना, उसकी काबिलियत देना, वो इंद्रियां देना जिससे हम दुनिया को देख सकें, अपने बनाए हुए दुनिया को देख सके। तो इंद्रियां 11 हैं: मानस, पांच ज्ञान इंद्री, पांच कर्म इंद्री। और जो वस्तुएं बन रही हैं उसमें पांच महाभूत हैं, जो कि पैदा होके आते हैं तन मात्राओं से। तो तन्मात्रा अहंकार से पैदा होती है और आगे पंच महाभूत को पैदा करती है। तो इस तरीके से सृष्टि का निर्माण होता है। बाहर की दुनिया हम निर्माण करते हैं अंदर से। बाहर की दुनिया को हम अंदर से देखते हैं। जो कुछ हो रहा है अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग को लगता है, ये भ्रम हो जाता है कि बाहर हो रहा है। इसलिए हमारे कई शास्त्र बोलते हैं कि बाहर कुछ नहीं है, बाहर माया है, बाहर इल्यूशन है, बाहर प्रोजेक्शन है, हम अंदर से बाहर डाल रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो आ, बाहर की दुनिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और उनकी सारी खोज बाहर की दुनिया के आधार पे होता है। लेकिन आज
ऐसे पोजीशन में हम आ गए हैं कि वो भी अंदर आ गए हैं और वो भी अंदर की खोज कर रहे हैं। वो चेतना के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो मूल प्रकृति के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और वो रिसर्च में कई बार जो हमारे शास्त्र बोलते हैं वो बातें साबित होती हैं। तो क्योंकि वो रिसर्च अलग अलग दिशाओं में है, अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो उसमें यूनिमैनिटी, ये यूनामिटी नहीं है, मतलब एक सिंगल ओपिनियन अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। अब ये जो नाइन्थ कारिका है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि मूल प्रकृति क्यों है, उसको हम और गहरे लॉजिक से अब समझेंगे कि ये छोटी छोटी ऊर्जाएं क्यों हैं और इसका पता कैसे चलता है। तो इसका पता चलता है इफेक्ट से। ये छोटी छोटी ऊर्जाएं क्या करती हैं उससे हमको पता चलता है कि ये है। ये छोटे छोटे शक्ति के कण, शक्ति के, बोल लीजिए मॉलिक्यूल या शक्ति के पैकेट, ये ओवरऑल क्या करते हैं हमारे प्रकृति में, उससे हमको मालूम पड़ता है कि ये है। तो ये कारिका बहुत इंपॉर्टेंट कारिका है और इसको प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। तो इस पे अपने धीरे धीरे चलेंगे। किसी के मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल आता है तो आप पूछेगा। पहला वो बोलते हैं कि इफेक्ट जो है वो हमेशा रहता है, इज एवर एग्जिस्टेंट। इस सृष्टि में मूल प्रकृति का रिजल्ट हमेशा रहता है। प्रकृति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रेजेंट रहती है, ऐसा बोला जा रहा है यहां पर। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मूल प्रकृति जो है वो अनंत है और पुरुष जो हैं वो कई सारे हैं। तो कहीं ना कोई पुरुष प्रकृति बनाए बैठा होगा, प्रकृति के अंदर देख रहा होगा, प्रकृति का भोग ले रहा होगा, प्रकृति में मोक्ष की तरफ जा रहा होगा। तो ये जो इफेक्ट है प्रकृति का, ये हमेशा है। ये पहली बात। और यहां पर एक लॉजिक की बात बोली जा रही है कि अगर मूल प्रकृति नहीं होती तो प्रकृति भी नहीं होती। जिसका कोई कारण नहीं है वो दुनिया में आएगी कैसे? हर चीज जो यहां पर है उसका कोई ना कोई कारण है। बच्चा है तो उसके माता पिता हैं, इसलिए बच्चा है। गाय है तो उसकी माँ है, इसलिए गाय है। और आम का पेड़ है तो आम का बीज है, इसलिए आम का पेड़ है। तो ये जो प्रकृति है ये कॉज और इफेक्ट, कारण और उसका कार्य, कार्य मतलब रिजल्ट, कारण और कार्य का चेन में चलती है। कारण होगा तो कार्य होगा, कार्य होगा तो वो कारण बनेगा अगले कार्य का, फिर कार्य होगा वो कारण बनेगा अगले कार्य का। ऐसे कारण कार्य की चेन चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो ये कहते हैं कि बिना किसी चीज के एग्जिस्टेंस में हुए उसका इफेक्ट नहीं आ सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी आप ऐसा भी समझ सकते हैं इसको, अगर आप थोड़ा दुनियादारी के मामले में ट्विस्ट करके देखेंगे। अगर आपके मन में विचार आता है कि मैं अरबपति बन सकता हूं, तो वो विचार कहां से आया? विचार का कोई ना कोई कारण है। और वो कारण कहां से जुड़ा हुआ है? वो कारण मूल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमने कल देखा था मूल प्रकृति क्या है। मूल प्रकृति अनंत संभावनाओं की बात हो रही है वहां पर। तो अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि आप अरबपति बन सकते हैं, तो मूल प्रकृति के अनंत पॉसिबिलिटीज में से पुरुष ने अरबपति बनने की पॉसिबिलिटी को देखा है। पुरुष करता नहीं है, पुरुष देखता है। और जिसको देखता है वो एक्टिवेट होता है। आ, ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? पुरुष मूल प्रकृति के अंदर जहां कई पॉसिबिलिटीज हैं,
इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें जिस पॉसिबिलिटी को देखता है वही एक्टिवेट होती है, उसी का सृष्टि बनता है, वही क्रिएशन में लेकिन आता। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। सर हाँ आप बोलिए। जो ये बोल रहे हैं अभी कि पुरुष उस पॉसिबिलिटी को देखता है, तो हम्म। सर पुरुष देखता है या पुरुष को वो, मतलब थॉट भी तो, आप कह रहे हैं ना कि थॉट आ रहा है, मतलब या पुरुष को वो दिखाया जाता है कि प्रकृति उसको वो चीज दिखाती है जो, आई मीन इट्स माइट बी अ डेस्टिनी फॉर दैट पर्सन। इज इट लाइक दैट? नहीं, प्रकृति को इंटेलिजेंस नहीं होता है, प्रकृति में चेतना नहीं होती है, प्रकृति चूज करके दिखा नहीं सकती है। तो थॉट कहाँ से आया सर फिर? हाँ तो मैं वही आपको बता रहा था कि जो मूल प्रकृति है, वहां से क्रिएशन चालू होती है, फिर वो बहती हुई आगे आती है। जैसे मान लीजिए आपने एक तालाब में एक पत्थर फेंका, जहां वो पत्थर गिरता है पानी में, वहां से रिपल्स चालू होती हैं, और वो रिपल्स बढ़ते 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 आगे जाती हैं, और जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, वहां पानी हिलना बंद हो जाता है और रिपल आगे नहीं जाती। उसी प्रकार से मूल प्रकृति में जब पुरुष देखता है, तो मूल प्रकृति में अनंत संभावनाएं हैं। जिस संभावना को पुरुष देखता है, वो संभावना एक्टिवेट होती है। सर पर वो संभावना भी उसको, मतलब ऐसा देखा है, मतलब लोग एकदम से लाइफ का पाथ चेंज कर देते हैं, तो वो कहाँ से, मतलब उसको, व्यक्ति को ख्याल आता है जो उसके, जो उसने कभी वैसा ही वो लाइफ जी नहीं रहा होता, और अचानक से वो अपना सब कुछ चेंज कर देता है, तो वो थॉट उस व्यक्ति ने खुद देखा पॉसिबिलिटीज में, या प्रकृति ने उसको वो थॉट दिया? मेरा क्वेश्चन ये है सर। नहीं, आपका क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा कि माइंड्स कैसे आते हैं और किस माइंड का क्या फंक्शन है। सबसे पहले मूल प्रकृति से बुद्धि आती है। बुद्धि, बोलिए, यहाँ किसी किसी जगह पे उसको महत्व बोलते हैं। तो इसमें पूरा प्लान होता है, उस यूनिवर्स का, उस सृष्टि का पूरा प्लान होता है। अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट करने वाले चाहिए। तो कौन एग्जीक्यूट करते हैं? इंडिविजुअल्स एग्जीक्यूट करते हैं, जीव एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि पहाड़ में पावर नहीं है कि वो अपने आप को उठा के कहीं ले जाएगा। अ, ये जो कुछ भी चेंज हो रहा है, एक नेचुरल हिसाब से हो रहा है जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, और एक इंटेलिजेंट हिसाब से हो रहा है। तो बुद्धि जो है उसमें मिक्स है, क्योंकि वो पुरुष और मूल प्रकृति दोनों की उपज है। तो उसमें पुरुष का इंटेलिजेंस आता है, और मूल प्रकृति के अंदर का जो तीन गुण हैं, सत्व रजस तमस, वो गुण आते हैं। इन दोनों के बेसिस पे अब बुद्धि आगे क्रिएशन करती है। तो सबसे पहले बुद्धि एक प्लान बनाती है। जैसे आपको बिल्डिंग बनाना हो, तो आपको पहले बिल्डिंग का प्लान बनाना पड़ेगा, और वो प्लान बनने के बाद आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। और उसी तरीके से मानव जीवन में भी हमारा प्लान बनता है पहले। हम ये सोचते हैं कि हम प्लान चेंज कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। प्लान बना बनाया है, उस बने बने प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं बस। और क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं? क्योंकि हमको वापस निकल जाना है मोक्ष में। हमको इस प्रकृति से निकल के भोग करते हुए निकल जाना है वापस। मान लीजिए मैं एक थिएटर में पिक्चर देखने गया हूं, तो मैं वहां जीवन भर रहने नहीं गया हूं। मेरे को 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा वहां बिताना है, पिक्चर देखना है, मजा लेना है, बाहर आ जाना है। उसी प्रकार से पुरुष मूल प्रकृति में मान लीजिए कि एंट्री करता है, या दोनों का यूनियन से क्रिएट करता है बुद्धि, और बुद्धि आगे उस पाथ पे चलती है,
और जीवन को चलाती है। और जीवन चलते चलते उसके कुछ भाव बदलते रहते हैं। और भाव बदलते बदलते अगर पूर्ण रूप से भोग हो गया, पूर्ण रूप से ज्ञान हासिल हो गया, तो वहाँ मोक्ष हो जाता है। और पूर्ण रूप से नहीं हुआ तो वो सूक्ष्म शरीर, मतलब ये जो माइंड्स हैं, सेंसिंग फैकल्टी है, तन मात्राएं हैं, इनको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन में माइग्रेट करेंगे और जो स्थूल शरीर है वो वहीं रह जाएगा। तो आपका जो थॉट है, वो थॉट आपके अंदर से जनरेट नहीं हो रहा है, वो पीछे से आया है, ओरिजिन से आया है। अंदर आके वो संस्कार बना है, और वो संस्कार बनने के बाद वो अपना काम चालू कर रहा है अंदर। तो जब स्टार्टिंग में बुद्धि बनती है तो उसमें 8 प्रकार के भाव जनरेट होते हैं। पहला भाव होता है आपका धर्म, और दूसरा ज्ञान, और तीसरा सिद्धि, चौथा वैराग्य। तो धर्म मतलब आपके अंदर से एक चीज तय होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, आपके अंदर से आता है। और दूसरा, आपको एक अंदर से ज्ञान रहता है। मतलब हम सब अंधकार में पैदा नहीं होते हैं, 100% इग्नोरेंस में पैदा नहीं होते हैं। कुछ अंदर से ज्ञान लेके आते हैं, पिछले जन्मों का संस्कार कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं। तो वो ज्ञान। और कुछ लोगों के अंदर डिटैचमेंट होता है। कुछ लोग 4 साल, 5 साल, 10 साल की उम्र में घर छोड़ के चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं। और कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी भोगी रहते हैं, कुछ त्यागते नहीं है, उनको सब चाहिए। तो ये जो वैराग्य है, ये भी अंदर से आता है, स्टार्टिंग पॉइंट से आता है। और जो पावर है, सिद्धि है, वो भी अंदर से आती है। और क्योंकि ये 4 भाव आए हैं अंदर से, तो इनके ऑपोजिट भी आते हैं। अगर आपके अंदर धर्म आया है तो कुछ अधर्म भी आया है जन्म से। आपके अंदर ज्ञान आया है तो कुछ अज्ञानता भी आई है जन्म से। आपके अंदर कुछ सिद्धियां आई हैं, कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स, पावर पॉइंट्स आए हैं, तो कुछ कमजोरियां भी आई हैं, कुछ वीक पॉइंट्स भी आए हैं। और आपके अंदर अगर वैराग्य आए है तो कुछ अटैचमेंट्स भी आई हैं। कुछ आपके राग भी हैं जो आपको चाहिए, आप भोगना चाहते हैं, आपको पसंद आता है। तो ये 4+4 8, ये जर्नी चालू करते हैं बुद्धि से आपके साथ। और जैसे जैसे आप कर्म करते हुए जाते हैं, या जैसे जैसे कर्म होते हैं, ये 8 जैसे डिक्टेट करते हैं आपके लाइफ को, वैसे ये चेंज होते हैं। और मृत्यु तक अगर आपका ज्ञान पीक पे पहुंच गया और बाकी 7 नहीं पहुंचा, बाकी 7 अभी भी नीचे है, लेकिन नॉलेज, ज्ञान पीक पे चला गया, तो आपको मोक्ष है। आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा। बाकी 7 भाव अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप आगे के लिए रेडी हैं, मोक्ष के लिए रेडी हैं। और अगर आपको पूर्ण ज्ञान नहीं मिला और बाकी 7 भी हैं आपके साथ नीचे हैं, तो ये आठों के 8 ऐसे के ऐसे ही, जो मृत्यु के समय आपके अंदर होंगे, वो वैसे के वैसे ही अगले शरीर में जाते हैं, और वहां से वो श्रृंखला वापस शुरू होती है। तो जहां पर पहली बार जन्म होता है पुरुष और मूल प्रकृति का, वो स्टार्टिंग पॉइंट रैंडम है। उसको बोलना मुश्किल है कि किसको कितना धर्म मिलेगा, किसको कितना ज्ञान मिलेगा, किसको कितना राग मिलेगा, किसको कितना वैराग्य मिलेगा, किसको कितनी सिद्धि मिलेगी। तो ये जो रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे चालू होता है। और कोई 1 जन्म में, कोई 2 जन्म में, कोई 10 जन्म में, कोई 50 जन्म में, सब कंप्लीट करते हुए नॉलेज मैक्सिमाइज करके निकल जाता है। तो ये ब्रॉडली इस फिलॉसफी के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि मूल प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं, तब प्रिडिक्ट करना संभव नहीं होता है कि क्या बनेगा। और जो बन गया वो कैरी फॉरवर्ड होते 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 आपको मोक्ष तक ले जाना पड़ेगा। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है थॉट वाला, वो थॉट कहाँ से आ रहे हैं? वो थॉट उन 8 भावों से आ रहे हैं।
वो थॉट उन संस्कारों से आ रहे हैं। वो संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? जहाँ पे सृष्टि का निर्माण हुआ, जहाँ पे मूल प्रकृति और पुरुष का मेल हुआ। अभी आपको समझ में आ रहा है भारती जी मैं क्या बोल रहा हूँ? सर समझ तो आ रहा है, बट वो ये है कि दोबारा से सुनना पड़ेगा कई बार। नहीं नहीं, कई बार क्योंकि सुनने सर की। आप भी सर फ्लो में बोल रहे होते हो, हम भी फ्लो में सुन रहे होते हैं, हम्म। बट टू मेक सेंस ऑफ द थिंग वो दोबारा सुनना पड़ेगा। नहीं, आप मेरे से अभी क्वेश्चन करिए ना कि मैंने जो आपको बोला उसमें आपको अ, क्या चीज को समझने में, ग्रास्प करने में दिक्कत हुई है। सर मेरे को सुनना पड़ेगा सर, आप मेरे को हम हमें ये वाली रिकॉर्डिंग कल दे सकते हैं? मैं ये सुन के आपको पूछूंगी सर। नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये कब मिलेगी, अच्छा, लेकिन जब भी मिलेगी आप पूछ सकते हैं। तो सर जो भी डालेंगे रिकॉर्डिंग उनको बोल दीजिएगा कि डेट जरूर मेंशन कर दें, 30 जुलाई, मुझे याद रहेगी कि ये तो मेरा ही क्वेश्चन था और मुझे सुनना ही है इसको। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। थैंक यू सो मच सर। हाँ, वेलकम। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि हाँ जी सर। इसमें अ, कोई भी इफेक्ट पाने के लिए उसका मटेरियल कॉस्ट चाहिए, मतलब उसका मटेरियल चाहिए। मटका बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, है ना? आपको शरबत बनाना है तो पानी चाहिए, चीनी चाहिए। आपको अगर कांच की बोतल बनानी है तो रेत चाहिए जिससे कि कांच बनेगा। तो कोई भी चीज जो बनती है, जो क्रिएट होती है, जो प्रोड्यूस होती है, जो मैन्युफैक्चर होती है, जो मैनिफेस्ट होती है, उसका एक कारण मटेरियल होता है। वो मटेरियल चाहिए। और दूसरा क्या कारण होता है? वो वो बोलिए कि शख्स चाहिए जो कि उसको बनाना जानता हो। मान लीजिए मेरे पास पानी है, मेरे पास चीनी है, मेरे पास शरबत का एसेंस है, बॉटल है, लेकिन जब तक मेरे को शरबत बनाना नहीं आएगा एफिशिएंटली, तब तक वो शरबत बनेगा नहीं। सिमिलरली चाय की बात है, मेरे पास चाय की पूरी सामग्री है, लेकिन अगर मेरे को एफिशिएंटली चाय बनाना आती नहीं है, मैं बना नहीं सकता। खाने में कोई भी चीज़, मान लीजिए किसी को टेबल बनानी है, किसी को रोड को वो करना है, मतलब उस पे डामर लगाना है या उसको पिच लगाना है। तो हर चीज में स्किल चाहिए, हर चीज में एक एफिशिएंट ट्रेनिंग चाहिए जिसके बेसिस पे वो होता है। तो सृष्टि में क्या है कि एफिशिएंट कॉज जो है वो पुरुष है। पुरुष नहीं होगा तो वो नहीं बन सकता है। और किस में से बनता है? मूल प्रकृति में से बनता है। तो आप समझ लीजिए कि मूल प्रकृति जो है वो माटी है और पुरुष वो कुम्हार है। और जिन दोनों के साथ में काम करने से मटका बनता है। अभी आपको ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? हम्म। ओके। तो अ, अच्छा, हाँ बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी, जो आप ये मटेरियल कॉस्ट बोल रहे हैं, जब थोड़ा हम सा जोर से बोलिए आप। जब आप ये मटेरियल कॉज बोल रहे हैं, मूल प्रकृति मटेरियल कॉज है, हाँ। जब हम लाइफ टाइम्स में गो थ्रू कर रहे हैं और हम मोक्ष में नहीं जा रहे हैं, मूल हाँ। प्रकृति की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो हाँ। मतलब कि आफ्टर डेथ हमारा सटल बॉडी प्रकृति की ही किसी रेल्म में है, वो मूल हाँ। प्रकृति में तो गया नहीं है। हाँ। तो हमारे लिए मूल प्रकृति नहीं, हमारे लिए प्रकृति ही मटेरियल कॉज होगी। ओके, मैं आपको इस पे क्लैरिफाई करता हूँ। आपकी जो सूक्ष्म शरीर है वो कहाँ से आई? वो मूल प्रकृति से आई। हम्म, ओरिजिन तो वही है ना? हम्म, और जो स्थूल शरीर था वो गिर गया। एक्चुअली वो गिरा भी नहीं, वो बनना बंद हो गया, क्योंकि अहंकार बना रहा था। और अहंकार वहां से हट गया तो वो जो शरीर है वो बनना बंद हो गया।
अच्छा, आप बोलेंगे कि शरीर बनना बंद हो गया तो वो मुर्दा दिखता कैसे है हमको, वो लाश कैसे दिखती है, उसकी डेड बॉडी कैसे दिखती है? वो जो लोग खड़े हैं उस कमरे में, उनका अहंकार वो डेड बॉडी बना रही है। ये बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर उस कमरे में कोई नहीं है तो वहां डेड बॉडी नहीं है। क्योंकि कोई कमरे में जाता है तो उसका बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से वो डेड बॉडी बनती है, तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचमात्रा। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो ये है सटल बॉडी, सटल बॉडी है बुद्धि, अहंकार, मानस, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और तन्मात्रा है। ये निकलती है बाहर और ये जाती है अगले शरीर के लिए। अब अगला शरीर कहाँ है? तो जहां पर भी माँ और पिता का संबंध हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहां पर जाके ये फ्यूज हो जाता है। और वहां पर अब माँ जो है वो बाहर के प्रकृति से खाना लेती है, पानी लेती है, हवा लेती है, उसको अंदर लेती है, डाइजेस्ट करती है और उस बच्चे को फीड करती है और बच्चे का शरीर बढ़ता है। तो वो जो बच्चा है उसके अंदर तीन चीजें हैं। एक, माँ ने बाहर के प्रकृति से जुड़ लिया, एक माँ और पिता से स्टार्टिंग में जो आया, और एक जो सूक्ष्म शरीर चल के आया। अब ये तीन से बनता है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है उसमें पूरी प्रोग्रामिंग है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि 8 भाव होते हैं। तो मृत्यु के समय जो भाव का स्टेटस है, 8 भावों का प्लस माइनस करके, 4+4, वो उस बच्चे में उस स्टार्टिंग पॉइंट पे एंट्री लेते हैं। अब वो बच्चे की जिंदगी जो चलेगी, ये 8 भाव चेंज होते रहेंगे उसके एक्शन के अनुसार, उसके एनवायरनमेंट से, स्टडीज के अनुसार, उसके एक्सपीरियंसेस के अनुसार। और अगर इन 8 भाव में नॉलेज वाला भाव पीक टच कर गया, उसको पुरुष और प्रकृति का भेद समझ में आ गया, उसका विवेक जाग गया उतना, उसमें डिस्क्रिमिनेशन का अल्टीमेट पावर आ गया। क्योंकि आप देखिए, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। पुरुष प्रकृति के बाहर है, पुरुष स्पेस और टाइम के बाहर है। पुरुष में कुछ नहीं है, ना कोई गुण है, कुछ नहीं है, और प्रकृति में सब कुछ है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करके समझना, पुरुष के तत्व को समझना, उसका एहसास करना, उसको रियलाइज करना, और उसके और बुद्धि के बीच में डिफरेंशिएट कर पाना, मोक्ष का रास्ता है। तो ये हाईएस्ट नॉलेज है, सटलेस्ट डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने का। क्योंकि बुद्धि जब पीक पे होती है तो बहुत ही सात्विक होती है, बहुत ही लाइट होती है, वर्चुअली फॉर्मलेस होती है। और पुरुष तो वैसे ही फॉर्मलेस है। तो वो फाइन डिस्टिंक्शन पकड़ पाना, वो विवेक से पकड़ पाना, आइडेंटिफाई कर पाना, क्रॉस ओवर कर पाना, ये जिसके पास वो एब्सोल्यूट नॉलेज आ गया है वही कर सकता है। तो हम भोगते क्यों हैं? नॉलेज के लिए। हर भोग हमको नॉलेज देता है, और नॉलेज पाते 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 हम वो पीक को टच करते हैं और निकल जाते हैं। अभी आपको क्लियर हुआ जो आपने पूछा? क्लियर है। बट एक क्वेश्चन और है, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारा अ, जैसे आपने डेड बॉडी का बोला कि वो कोई देख रहा है तभी वो क्रिएट होगी, नहीं तो हम्म। वो बॉडी में जो था वो निकल गया है। हम्म। बट ऐसे भी हमने एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं जिसमें बोलते हैं कि सूक्ष्म शरीर बॉडी से निकलने के बाद अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करता है। हम्म। तो दैट मीन्स उसका ही अहंकार क्रिएट कर रहा है और वो देख रहा है कि मैं हूँ, मेरा बॉडी, ये मेरा बॉडी था मतलब। नहीं, आप एक 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 बात समझिए ना, सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां तो हैं,
हाँ, इंद्रियां हैं और अहंकार है वो जो क्रिएट कर रहा है। सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है, राइट। हाँ। तो वो क्यों नहीं देखेगा? आपके अपने थॉट्स को नहीं देख पाते हैं? देख पाते हैं, हाँ, देख पाते हैं। है ना? आप अपने साथ सब कुछ कर पाते हैं, मतलब आप अंदर विजन देख पाते हैं, आप अंदर की आवाज सुन पाते हैं, आपको अंदर में स्मेल भी आ सकता है। आप अपने रूम में बैठे हैं, किचन में कुछ बन रहा है, आपके अंदर वो स्मेल आ जाता है, अरे आज तो बैंगन का भरते का स्मेल आ रहा है। जबकि फिजिकली स्मेल आया नहीं आपके पास, मेंटली क्रिएट हो गया, रिकॉल हो गया, पैदा होके आपने एहसास कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। कई बार क्या होता है कि लोगों को जो मनपसंद फूल होते हैं उसको वो इमेजिन करके देख लेते हैं, उसका स्मेल आ जाता है। अच्छा, ऐसे ऐसे सारे पांचों सेंसेस में होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो ये 11 इंद्रियां हैं उसमें जो मानस है उसको भी इंद्री माना जाता है, क्योंकि आप अंदर देखें या बाहर देखें, फैकल्टी वही है। अब वो मानस डिसाइड करता है कि मेरे को अंदर देखना है कि बाहर देखना है ना? वो मैकेनिज्म वही है, देखने की मैकेनिज्म वही है, उसका डायरेक्शन मानस तय करता है। तो जब मानस अंदर देखेगा आपको अंदर का दिखेगा, मानस बाहर देखेगा आपको बाहर का दिखेगा। तो उसलिए संभव है कि आप अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है सर। क्लियर है आपको अभी? हाँ, क्लियर। हम्म, ओके, तो आगे बढ़े। ओके, अभी कहते हैं कि सारे इफेक्ट जो है वो सारे कॉजेस से पैदा नहीं हो सकते, मतलब कुछ कॉज से कुछ ही इफेक्ट पैदा हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आम के बीज से पपीते का पेड़ नहीं आ सकता है। ऐसा मान लीजिए कि तिलों में से तेल निकल सकता है लेकिन रेत में से तेल नहीं निकल सकता है। तो कारण और उसका रिजल्ट, इनका आपस में एक रिलेशनशिप होता है, एक कॉज एंड इफेक्ट का बोलिए कि फॉर्मूला होता है कि इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, उस तरीके से वर्कड आउट रहता है प्रकृति में। लेकिन ये भी, कोई अगर सिद्ध योगी होंगे तो वो बहुत पीछे जाके चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई सिद्ध योगी होगा तो वो रेत में से भी तेल निकाल सकता है। तो मतलब ये सिर्फ मैं अभी बोलने के लिए बोल रहा हूँ, इस पे अपने और डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा और बैकग्राउंड चाहिए, डीप बैकग्राउंड चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। हम्म। फिर ये कहते हैं कि ये देखा गया है कि जो इफेक्ट है वो कॉज से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब उनमें कुछ कॉमनैलिटी होती है। जैसे आम के बीज और आम के पेड़ में कुछ कॉमन है, अ, जैसे बादल और बादल से जो पानी बारिश नीचे गिरती है उनमें कुछ कॉमन है। उस तरीके से मतलब हमेशा कॉज और इफेक्ट में कुछ कॉमन रहता है जिससे हम उनको कनेक्ट कर पाते हैं। कभी कभी कुछ कुछ चीजें उसमें अलग भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली कॉमन चीजें रहती हैं। अभी आदमी का बच्चा जो होगा वो आदमी पैदा होगा, बाप और माँ का बच्चा जो होगा वो माँ और बाप के समान होगा। हो सकता है माँ के समान हो सकता है पिता के समान हो सकता है पिता का पूरा उल्टा हो। जैसे बहुत ऋषियों के घर में राक्षस पैदा हो जाते हैं, बहुत राक्षस के घर में साधु पैदा हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये गुणों का खेल है। गुण नाचते हैं, एक जगह स्टेडी नहीं रहते हैं। जैसे हमने देखा मूल प्रकृति जो है वो क्वांटम एनर्जी की वेव्स है, क्वांटम एनर्जी के पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। ये फ्लक्चुएटिंग है, इसका कोई फिक्स्ड वो नहीं है। जैसी कॉन्शियसनेस रहेगी वैसा ये रूप लेता है। तो उसलिए जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो स्टेडी नहीं रहती हैं, वो बदलती रहती हैं। जैसे सागर की लहरें सेम नहीं रहती हैं। सागर वही है, चांद भी वही है, हवा भी वही है, तट भी वही है, आप भी वही है, लेकिन हर लहर
दूसरे लहर से अलग होती है। उसी प्रकार से जीवन में हर घटना दूसरी घटना से अलग होती है। हर इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट से, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अलग होता है। और हमारे यहाँ सांख्य में समझाया जाता है कि ये जो तीन है, सत्व रजस तमस, ये एक फ्लेम की तरह होता है। ये फड़फड़ाता है, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये नाचता रहता है। इसलिए हमारे जीवन में घटनाएं नाचती रहती हैं, इसलिए हमारे जीवन में कोई भी चीज स्टडी नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, बदलाव ही कांस्टेंट है। और जब आप तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक होने लगते हैं, तब ये फ्लक्चुएशंस कंट्रोल में आती हैं। तब आप कोइंसिडेंसेस पैदा कर सकते हैं, सिंक्रोनिसिटी पैदा कर सकते हैं, प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप पुरुष के ऊपर निकल जाते हैं, तब आप प्रकृति के मास्टर बन जाते हैं। जो आप बोलेंगे प्रकृति वही करेगी। और जैसे कुछ योगी, कुछ ऋषि हवा में चलते हैं, पानी में चलते हैं, पहाड़ उठा लेते हैं। बहुत से फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। मतलब देखिए, आप अहंकार के दो आउटपुट हैं। एक पंचमहाभूत साइड पे है, और एक इंद्रियों के साइड पे है। तो योगियों को या तो इंद्रिय जय मिलती है, या तो भूत जय मिलती है। जिनको भूत जय मिलती है वो फिजिकल वर्ल्ड पे रूल करते हैं, उनको फिजिकल लॉज इफेक्ट नहीं करते हैं। और जिनको इंद्रिय जय मिलती है, ये साधना के ऊपर है, आप कहाँ फोकस करते हो। वो लोग रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ बैठ के वो अमेरिका में देख के बता देगा आपको कौन से कमरे में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उनमें रिमोट सेंसिंग का पावर आ जाता है। और वो रिमोटली चीज़ों को मूव भी कर सकते हैं। यहाँ बैठ के बाहर गाड़ी को धक्का मार देगा, क्योंकि मतलब गाड़ी का मोशन जो है वो भी एक कर्म इंद्रिय है। तो इंद्रियों का जय या भूतों का जय, एलिमेंट्स का जय, ये जनरली प्राप्त होता है। किसी किसी को दोनों हो जाते हैं। कोई समय पे भी कंट्रोल कर लेता है, समय रोक सकता है। कोई अपने एजिंग प्रोसेस को रोक सकता है। तो जितना आप इसको समझेंगे, उतना आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक कंट्रोल का एलिमेंट बढ़ने लगता है। और जितना आप इनके वेव थ्योरीज को समझेंगे, जो मॉडर्न साइंस बोलती है, क्वांटम फील्ड को समझेंगे और इसको सांख्य के साथ जोड़ेंगे, योग के साथ जोड़ेंगे, तो आपको एक 360 डिग्री एंगल से समझ में आएगा कि साइंटिफिकली क्या हो रहा है, और फिलोसॉफिकली क्या हो रहा है, और साधना कैसे की जा रही है ताकि वो रिजल्ट मिले। तो उसमें आपको मटेरियल कॉस्ट चाहिए, एफिशिएंट कॉस्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। एफिशिएंट कॉस्ट साधना से आता है, मटेरियल कॉस्ट है यहाँ पर। तो जो योगी साधना करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनको वो एफिशिएंट कॉस्ट मिलता है, उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आता है। तो ये एसेंशियली इस नाइन्थ चैप्टर की मतलब टॉपिक्स को हमने, जो के 5-6 पॉइंट्स हैं कॉज इफेक्ट वाले, उसको हमने कवर किया है। और किसी को अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, ये जो आपने एफिशिएंट कॉज बोला, साधना है, मटेरियल कॉज आप बोल रहे हैं इज अवेलेबल हियर, मतलब द वर्ल्ड यू आर सेइंग, और हमारा हाँ, नहीं, प्रकृति में तो है ही ना। प्रकृति में आपके मतलब प्रकृति कहाँ से आई? मूल प्रकृति से आई। मूल प्रकृति फीड कर रही है, मूल प्रकृति माँ है। अभी मान लीजिए कि आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ग्रैंड मदर है, उसकी चाइल्ड धरती है, धरती की चाइल्ड मेरी माँ है, क्योंकि वो धरती से पैदा हुई, और मैं अपनी माँ से पैदा हुआ। तो ये क्या है कि ऊपर से लेके नीचे तक डाउन द लाइन फ्लो हो रहा है। और ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? ये ब्रह्मांड आया मूल प्रकृति से। मूल प्रकृति कहाँ से आती है? मूल प्रकृति एवर एग्जिस्ट करती है, उसका कोई सोर्स नहीं है।
वो परमानेंट है, आदिकाल से है, और वो सिर्फ प्रोड्यूस करती है। उसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है, वो बनाती रहती है। और जो एनर्जी बना दी उसने, उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको रैप अप करके वापस बुला लेती है। ये सर इस साधना के केस में जो आप बोल रहे हैं कि हम्म। एफिशिएंट कॉज साधना है, मटेरियल कॉज ये वर्ल्ड है, ब्रह्मांड है, हम लोग हैं, हमारा हम्म। माइंड है, और उसका रिजल्ट क्या आपने बताया अभी, समझ में नहीं आया। ओके, जैसे आपको अगर इंद्रियों के ऊपर जय करना है, और मान लीजिए कि रिमोट सेंसिंग करनी है, तो कैसे होगा? इंद्रियां तो हैं आपके पास, शरीर भी है आपके पास, दुनिया भी है यहाँ पर, मटेरियल कॉज तो है, और आप पुरुष हैं, आप करने वाले हैं, आप कुम्हार हैं। लेकिन कुम्हार को रिमोट सेंसिंग का स्किल तो होना चाहिए ना। जैसे पहले कुम्हार को मटका बनाने की क्षमता होनी चाहिए, तभी मटका बनेगा। उसी प्रकार से योगी को साधना करके वो स्किल सेट डेवलप करना पड़ता है, जिससे कि वो पावर एग्जीक्यूट करता है, फिर डेमॉन्स्ट्रेट करता है फिर। अब वो पावर कैसे लाता है? वो ध्यान के माध्यम से लाता है। ध्यान करके उसको प्रज्ञा मिलती है समाधि में, वो प्रज्ञा से उसको एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज मिलता है। वो नॉलेज उसका सिद्धि का कारण बनती है। तो जिस चीज में भी आपको सिद्धि चाहिए, उसके ऊपर आपको साधना करनी पड़ेगी। उसके ऊपर आपको हाईएस्ट कंसंट्रेशन करके, समाधि करके, इनर मोस्ट नॉलेज लेना पड़ेगा। तब आपके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर आएगा। अभी जैसे मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, कैसे समझा पा रहा हूँ? 5 साल पहले, 10 साल पहले तो मेरे को नहीं आइडिया था। बट मैंने समय बिताया है, मैंने इस पे ध्यान लगाया है, फिर चिंतन किया है, औरों को सुना है, वेस्टर्न वर्ल्ड को सुना है, साइंटिफिक कम्युनिटी को सुना है। तो एक पिक्चर बनी है। अब ये पिक्चर क्या है कि मेरे को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देती है, क्योंकि दूसरों को नहीं मालूम। तो जो चीज ऑर्डिनरीली नोन रहती है वो पावर नहीं देती है। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप पावर, नॉलेज अक्वायर करते हैं, वो आपको पावर देती है। सिद्धि उसी तरीके से आती है। सर प्रज्ञा और नॉलेज तो एक ही चीज है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को क्या प्रज्ञा बनता है? नहीं, क्या बोल रहे हैं? प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा। प्रज्ञा, हाँ। हाँ, प्रज्ञा, प्रज्ञा ही तो उसका मीनिंग तो ज्ञान है ना। हाँ, ज्ञान है, लेकिन प्रज्ञा साधारण ज्ञान नहीं होता है, प्रज्ञा अंदर का ज्ञान होता है। अच्छा अच्छा। बाहर से दिखने सर वाला ज्ञान को प्रज्ञा नहीं बोलते। सर अब मेरे को एक अलग अलग से बात करना है। ये हाँ। इस टॉपिक से बात, इस टॉपिक से अलग हाँ। मेरे को कभी कभी कहा जाती हूँ तो मेरे को लगता है यहाँ पहले भी हम बहुत दिन पहले आया था। हाँ। एकदम एक जैसे फीलिंग्स लगता है। वो हाँ। क्या होता है? वो वो क्या क्या है वो? होता है? वो इल्यूशन। वो वही फीलिंग है कि आपको लगता है कि मैं पहले आई हूं। अब उसमें आप खोजेंगी, कोई मिस्ट्री नॉवेल बनाएंगी तो कुछ आने वाला नहीं है। तो ये क्यों होता है? ये कि मेरे से होता है कि सबको होता है? सबको होता है, क्यों नहीं होता है? कभी कभी किसी को देख कर लगता है कि इनसे मिले हुए हैं पहले, हाँ। है ना? तो ये होता है, उसमें क्या है? किसी लाइफ टाइम में मिले होंगे। देखिए, ये जीवन बड़ा मिस्टीरियस है, इसको समझने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग। और अगर आपके लाइफ का पर्पस सेट है,
तब आपको मालूम पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चन को एंगेज करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो लाइफ का पर्पस होना बहुत जरूरी है। उससे लाइफ की जर्नी मीनिंगफुल होती है। और अगर लाइफ का पर्पस नहीं है तो एक वॉन्डरिंग है। आप टहलते हुए जा रहे हैं, तो हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ पे आपको कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है, आप जानते हैं। तो अगर वो आपको अच्छा लगता है तो वो भी ठीक है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन लाइफ का पर्पस होने से मेरे नज़रों में लाइफ मीनिंगफुल हो जाती है, और जो भी आप करना चाहते हैं वो हो जाता है। मेरे डेट ऑफ बर्थ 7 है, तो इसलिए सब सब गुरुओं ने बोलता है कि 7 जो होता है वो स्पिरिचुअल में चला जाता है। तो स्पिरिचुअल तो मेरे को आता ही है, लेकिन पहले नहीं था। अभी ये आफ्टर रिटायरमेंट मैंने स्पिरिचुअल साइड लिया है। हम्म। तो मेरे को एक तो पर्पस मन में है हम्म। कि मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ। तो उसी हम्म। लिए जितना ज्ञान मुझे चाहिए वो तो नहीं आता अभी। हम्म। नहीं तो आपको किसी ने 7 नंबर की स्टोरी सुना दी है, आप वो स्टोरी पकड़ के घूम रही हैं, तो ठीक है। मैं आपको 8 नंबर की स्टोरी सुनाता हूँ, 9 नंबर की सुनाता हूँ, 100 नंबर की सुनाता हूँ। आज मैं यूट्यूब पे देख रहा था, किसी ने लिखा था कि 37 नंबर सब जगह दिखता है यूनिवर्स में। आप मेरे को बताइए कौन सा नंबर नहीं दिखता है। एक एक मोड़ पे खड़े हो जाइए, ट्रैफिक ट्रैफिक जंक्शन पे, सिग्नल पे गाड़ियां जा रही हैं, उनके नंबर देखिए बैठ के। नहीं सर, 37 के सारे और एक मीनिंग है। सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी आने की सेम है। अगर आप 1 to 9 देख रही हैं या 0 to 9 देख रही हैं, ऐसा नहीं होगा कि 7 ज्यादा आएगा, एक कम आएगा, दो और कम आएगा, पॉसिबल ही नहीं। नहीं नहीं सर, ये जो आपने देखा है यूट्यूब में, वो 37 का मीनिंग है। जहां तक मैं जानता हूँ, मेरे सच है कि झूठ है मैंने नहीं जानता। वो 3 और 7 को थोड़ा सा नीचे लिखने से उसको ओम जैसा लगता है। हाँ, हो इसीलिए सकता है। उन्होंने बोला। हाँ, इसीलिए उन उन लोगों ने बोला क्या ये जो 3 और 7 होता है, ये ब्रह्मांड का साइन होता है, ये बोलता है। देखिए, ऐसा है ओम कि का साइन जैसे। नहीं, ऐसा है कि जो भी आप बिलीव करेंगी वो रियल होता है आपके लिए। आप ये मानेंगी कि आप बेवकूफ हैं, डेली 100 बार ये मंत्र पढ़िए, मैं बेवकूफ हूं, मैं बेवकूफ हूं, 1 महीने में कंप्लीटली बेवकूफ हो जाएंगे। आप बोलेंगे तो कि मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ, सुपर इंटेलिजेंट हूँ, 1 महीने में दिमाग की बुद्धि के सारे बत्तियां खुल जाएंगी। मैं रोज अभी से बोलूं जो मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, हाँ, तो हो बोलिए जाएगा ना। क्या? हाँ, बोलिए। ज्ञान का सदुपयोग करिएगा। ठीक है सर। मंत्र क्यों पढ़े जाते हैं? मंत्र इसी के लिए पढ़े जाते हैं। ठीक है। नाम जाप क्यों होता है? इसी के लिए होता है। और किसी का क्वेश्चन? क्लोज करें? हाँ सर। चलिए। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Good वेलकम। night, sir. थैंक यू।